आज हम एनसीईआरटी की बुक में जो पहला चैप्टर है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे जो चैप्टर के पीछे दिए हुए हैं। देखिए पहली समस्या क्या है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे आवेशित गोले क्रमश है 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल होगा। देखिए क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि दो छोटे गोले हैं, इस पर आवेश Q1 है और दूसरा गोला है जिस पर आवेश Q2 है और ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ कूलाम और Q2 की वैल्यू 3 × 10⁻⁷ कूलाम है और इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर या 30 × 10⁻² मीटर होगी। दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को कूलाम के नियम से प्रदर्शित किया जाता है। कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F = K Q1 Q2 r² होगा। K की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर होती है। तो देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए। K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू ये वाली 2 × 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू 3 × 10⁻⁷ और हमारे पास 30 × 10⁻² का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लीजिए। हमारे पास 9 दूनी 18, 18 तिया 54 × 10⁹ × 10⁻⁻14 बटे में 30 × 30 × 10⁻⁻4 ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 54 × 10⁻⁻5 बटे में 3 × 3 10⁻⁻2 ये ऊपर जाएगा तो 54 बटे में 9 × 10⁻⁻3 इसको कैंसिल कर दे तो ये 6 आ जाएगा। तो आंसर आएगा 6 × 10⁻⁻3 न्यूटन। इतना फोर्स इस दोनों आवेशों के मध्य लगेगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश है तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी होगी तथा दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। देखिए दिया क्या गया है, Q1 = 0.4 माइक्रोकूलाम, यानी इसको लिख सकते हैं 0.4 × 10⁻⁻6 कूलाम। Q2 = 0.8 माइक्रोकूलाम और इसको लिखा जा सकता है 10⁻⁻6 कूलाम। दोनों के बीच लगने वाला बल 0.2 न्यूटन दिया हुआ है। हमें R ज्ञात करना है। कूलाम के नियम से किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F = K Q1 Q2 r² होता है। हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है तो r² = K Q1 Q2 F आ जाएगा या R = √K Q1 Q2 F। इन सभी की वैल्यू रख लेते हैं तो R = 9 × 10⁹, फिर Q1 की वैल्यू 0.4 × 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू 0.8 × 10⁻⁻6 अपॉन में 0.2 न्यूटन हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहां से हम इसको सोल्व कर लीजिए। 0.2 से 4 को इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ से, इसमें से 3 बाहर निकाल दिया, इसमें से 4
एक पावर इधर चली जाएगी तो ये 4 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻6। तो R इज इक्वल टू 3 6 12 इंटू 10⁻⁻2 अर्थात R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हमारे पास में आ जाएगा। ये मीटर में आएगा, ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि इसमें दूसरे पार्ट क्या पूछा गया है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। क्योंकि हमें पता है न्यूटन कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। अर्थात ये दो गोले हैं, ये जितना बल इस पर लगाता है उतना ही बल ये भी इस पर लगाएगा। ये F1 मान लेते हैं, ये F2 मान लेते हैं, तो F1 का परिमाण F2 के परिमाण के बराबर होगा और ये बराबर 2 न्यूटन के आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए तथा यह अनुपात क्या बताता है। तो हमें दिया क्या गया है कि ke² और mp एक भौतिक राशियां दी हुई है जहां के नियतांक है, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, G गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक है, Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और Mp प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले हमें ये सिद्ध करना है कि ये एक विमाहीन राशि है, तो हमें इसकी विमा पता होनी चाहिए। तो देखिए K की विमा क्या होती है, K की विमा होती है m1 L³ T-4 और A-2 हमारे पास में विमा हो जाएगी। m1 L³ T-4 A-2 ये हमारे पास में K की विमा है। E आवेश की विमा होती है A1 T1, ये आवेश की विमा हो जाएगी। वहीं G की विमा m-1 L³ T-2 होती है और Me बराबर mp बराबर हो जाएगा m। इन दोनों की विमाएं m की पावर 1 हो जाएगी। चलिए इस फॉर्मूले में विमाओं रख देते हैं, क्या क्या आती है। m1 L³ T-4 A-2 अपोन में इंटू साथ में ये आ जाएगा A1 T1 का स्क्वायर। फिर G की विमा m-1 L³ T-2 और ये m1 आ जाएगा। देखिए एक m1 से एक m1 कैंसिल हो जाएगी। ये वाली माइनस की विमा है, ये वाली माइनस पॉजिटिव की विमा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। L³ से L³ कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या होता है कि T माइनस की क्यूब स्क्वायर है तो ये ऊपर जाके की हमारे पास क्या बचेगा यहाँ, तो m0 L0 आगे T की -4 +2 A की -2 A² T²। इसको सोल्व करें तो ये भी हमारे पास m0 L0, क्योंकि ये -2 रहेगा, ये +2 है तो ये इसको 0 कर देगा और ये इसको 0 कर देगा, तो T0 A0। तो यहां से जब हम विमाओं को हल करते हैं तो ये हमारे पास में ke² अपोन में GMEMP एक विमाहीन राशि आती है। अब देखिए इनका मान रखने के बाद में हमारे पास अनुपात का मान क्या आता है। क्योंकि K की वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻−19 कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा और G की वैल्यू 6.67 × 10⁻−11 होता है। Me इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9.1 × 10⁻31 और Mp की वैल्यू हमारे पास में एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg हमारे पास में मान होता है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये लगभग, इसको सोल्व करें तो देखिए पावर सोल्व कर लेते हैं पहले। 9 × ये 1.6 × 1.6
10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻38। नीचे क्या आ जाएगा 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67, 11 और 31 42, 42 और 27 10⁻2 10⁻9 146 -69। इसको सोल्व कर दीजिए। आगे पावर को जब सोल्व करेंगे 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, ये आपके पास में 29 माइनस की, और 6.67 इंटू 9.1 1.67 इंटू 10⁻⁻69, और इसको जब सोल्व करते हैं तो ये लगभग 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻40 आ जाएगा, अपॉन में 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लगभग ये जो अनुपात है ये 10⁻39 की कैटेगरी का आ जाता है, यानी के ई स्क्वायर अपॉन में ZMEMP, ये जो अनुपात है ये हमारे पास FE अपॉन में FG, यानी दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले कूलाम बल और एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले कूलाम बल और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले गुरुत्वीय बल के अनुपात के बराबर होता है। तो ये लगभग 10⁻39 की कोटि का आता है, और इससे ये स्पष्ट होता है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य विद्युत बल गुरुत्वीय बल से 10⁻39 गुना ज्यादा होता है। तो यह यही बताता है। चलिए आगे देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु पर विद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से आप क्या समझते हैं, और स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेश के व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। तो क्वांटीकृत, एक आवेश क्वांटीकृत होता है, ये एक नियम है, आवेशों के गुण हैं। तो देखिए हमें पता है किसी वस्तु पर भी आवेश की उपस्थिति का कारण इलेक्ट्रॉन होता है, या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उस वस्तु पर या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, और एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, मान लेते हैं किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन कम होंगे, n इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो उस पर Q प्लस Ne आवेश आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो Q -Ne आवेश हो जाएगा। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो या तो एक इलेक्ट्रॉन का होगा, या दो इलेक्ट्रॉन का होगा, या 10 इलेक्ट्रॉन का होगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित E/2 E/3 के रूप में नहीं होते। यही आवेश का क्वांटीकरण कहता है। अब यहां कहा गया है कि दूसरे क्वेश्चन में कि यदि हम बड़े पैमाने पर आवेशों की बात करते हैं तो हम आवेशों के क्वांटीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बड़े पैमाने की बात करते हैं, मान लेते कि किसी वस्तु पर एक नैनो कूलाम आवेश है या एक माइक्रो कूलाम आवेश है, तो अगर माइक्रो कूलाम आवेश होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻6 इस प्रकार से। तो ये और ज्यादा छोटा हो जाएगा, और इतने छोटे आवेश की हम बड़े रूप में जब कल्पना करेंगे तो वहां हम मान सकते हैं कि छोटे छोटे पैकेटों में बटकर न होके सतत रूप से उस पर बटा हुआ है, इसलिए हम आवेशों के क्वांटीकरण की वहां पर उपेक्षा कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना को अन्य वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। तो स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण किस प्रकार आवेश संरक्षण से के नियम से सामंजस्य रखता है। तो देखिए, जब हम किसी कांच की छड़ को मान लेते हैं, एक कांच की छड़ है और इसे हम किसी रेशम के कपड़े से जब रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर जितना धनावेश आता है
उतना ही ऋणावेश रेशम के कपड़े पर आ जाता है। मतलब इस पर पॉजिटिव आवेश आया तो इस पर नेगेटिव आवेश आया। अगर इन दोनों का कुल आवेश देखें तो टोटल आवेश 0 होता है। रगड़ने से पहले इन पर कुल आवेश 0 था और रगड़ने के पश्चात इन दोनों पर कुल आवेश 0 होगा। अर्थात आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता। तो यहां भी यही बात प्रेक्षित होती है। चलिए आगे देखते हैं नया प्रश्न क्या है। यहां दिया गया है कि एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा a है, इसके कोनों पर क्रमशः 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है और इस वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का धनात्मक आवेश रखा हुआ है। तो इस कूलाम पर कितना, इस आवेश पर जो इसके केंद्र पर रखा हुआ है उस पर परिणामी बल कितना होगा। चलिए देखते हैं कि पहले तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, और ये दूरी हम मान लेते हैं कि ये L है जो लगभग a/√2 के बराबर होगी। ये भी इतनी ही दूरी होगी, ये भी a/√2 के बराबर हो जाएगी। तो इसको सोल्व कैसे किया है कि ये एक पाइथागोरस प्रमेय बन जाती है, a² + a² का रूट, तो ये आपके पास में 2√a आ जाएगी। इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास में a√2 आ जाएगा। ये हमारे पास में L के बराबर हो जाएगा, इसको हम L मान लेते हैं। ये भी L है, ये भी L है और ये भी L है। ये आवेश चूंकि पॉजिटिव है और यहां आवेश जो रखा है वो भी पॉजिटिव है, तो इसके द्वारा इस पर एक बल लगेगा। हम मान लेते हैं ये F1 इस डायरेक्शन में होगा। Q2, ये जो Q3 आवेश है ये पॉजिटिव आवेश है और ये इस पर एक बल लगाएगा जो F2 इस दिशा में होगा। मान लेते हैं कि F1 = K2 × 10⁻⁻6 और 1 × 10⁻⁻6 अपॉन में L का स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसके द्वारा भी इतना ही बल लगेगा। क्योंकि ये दोनों बल परिमाण में बराबर किंतु दिशा में विपरीत हैं तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो इन दोनों, इसके और इस आवेश के कारण इसके केंद्र पर लगने वाला बल तो 0 होगा। दूसरा, यहां Q2 के कारण -5 कूलम आवेश लगता है, ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। मान लेते हैं ये F3 है, ये भी माइनस का है तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये F4 मान लेते हैं। दोनों की यहां से दूरी बराबर है, दोनों का परिमाण भी बराबर है किंतु दिशा विपरीत है। तो F1 बराबर तो F2 के था परिमाण के और दिशा में विपरीत थे, विपरीत दिशा, तो निरस्त कर देंगे। वहीं F3 व F4 भी परिमाण में बराबर होंगे लेकिन विपरीत दिशा में होंगे। अतः केंद्र पर परिणामी बल F1 + F2 + F3 + F4 = 0 होगा। यानी यहां इस आवेश पर परिणामी बल 0 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखा सतत वक्र होती है, अर्थात ये रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। क्यों? और दूसरा, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये एक धनात्मक आवेश है और एक माइनस आवेश यहां रखा हुआ है। अगर हम यहां एक छोटा परीक्षण धन आवेश यहां रख दें तो वो आवेश यहां से चलना प्रारंभ करेगा और इसके पास चला जाएगा। अब भाई ये आवेश इसके पास जाता तो है, ये यहां से फुदक फुदक के तो जाता नहीं है कि पहले यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां। ये जाएगा तो यहां सतत रूप से जाएगा, बिना रुके जाएगा, बिना टूटे जाएगा। अर्थात ये एक सतत वक्र होती है, एकाएक बीच में से नहीं टूट सकती। वहीं दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती। भी देखिए, किसी बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस क्षेत्र रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती है, क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है यहाँ पे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक क्षेत्र रेखा इस दिशा में जाती है और इसको एक क्षेत्र रेखा प्रतिच्छेद करती हुई इस दिशा में जाएगी। अब जैसे यहाँ इस कटान बिंदु पर हम देखें तो यहाँ क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती हैं, और ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि एक ही क्षेत्र की दो दिशा हो जाए। अतः दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ये क्षेत्र रेखाएं परस्पर इस प्रकार से होगी, एक क्षेत्र रेखा इस प्रकार से गई तो दूसरी इसके पास से तो गुजरेगी लेकिन इसको काटेगी नहीं, दूसरी ओर मुड़ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं नया प्रश्न क्या है। 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखिए दिया क्या गया है, P द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर, तथा विद्युत क्षेत्र E दिया हुआ है 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, तथा थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। बल आघूर्ण हमें ज्ञात करना है, क्योंकि बल आघूर्ण का सूत्र होता है टोक्यू PE sin थीटा। तो वैल्यू रख दीजिए, P की वैल्यू है 4 × 10⁻⁹, E की वैल्यू है 5 × 10⁴ इंटू साइन 30। तो इसको सोल्व कर लीजिए, 20 × 10⁻⁻5 इंटू ये साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसको सोल्व कर दीजिए 10, तो ये आपके पास में 10⁻⁴ न्यूटन मीटर हमारे पास बल आघूर्ण का मान आ